जय हिंद भाई लोगों, क्या हाल चाल है। पिछले लेक्चर में हमने देखी थी कुछ बेसिक बातें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। और आज ये भाई तीसरा पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक का। और आज वाले पार्ट में भाई ख़त्म करेंगे टॉपिक को। तो पिछले दो पार्ट अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। उसके बाद में कंसोलिडेटेड वीडियो भी सब सारे पार्ट मिला के वीडियो में डाल दूंगा, उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए अभी पीछे जाके देख लेना। अभी आज हम जो है रूल्स देखने वाले हैं। आज ये फाइनल हो जाएगा ख़त्म। रूल्स का मतलब भाई रेजिडेंशियल स्टेटस करेंगे कैसे डिटरमाइन है। भाई इनकम टैक्स में रेजिडेंशियल स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो भाई कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन किया कैसे जाएगा। डिटरमाइन का मतलब निर्धारण, डिटरमाइन निर्धारण कैसे करेंगे हम कि कोई रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या नहीं है, किस तरीके से क्या रूल बनाए हुए हैं और वो कैसे काम आते हैं। तो चलो हम देखते हैं। तो देखो, मैंने भाई बताया था कि कोई भी पर्सन है, जैसे कि ये है एक बहुत ही हंसता हुआ नूरानी चेहरा, लाल आंखें, रंग सुनहरा, मुझे गाना नहीं आता, इतना आता है। तो भाई ये बहुत खुश है। अब इसका हमें निर्धारण करना है कि ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या नहीं है। तो वो कैसे करेंगे, कैसे हम करेंगे ये काम। तो उसके लिए हमें भाई दो हिस्सों में इसको बांटना पड़ता है। मैंने बताया था ना पिछली वाली वीडियो में कि या तो ये होगा रेजिडेंट या फिर ये होगा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट। और अगर ये रेजिडेंट हो गया तो फिर इसको दो पार्ट में और बांटा जाएगा कि या तो ये होगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर होगा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये वाला जो आदमी है ये सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फिर ये थोड़ा कम देता है, ये सबसे कम देता है। इस तरीके से घटते हुए क्रम में इधर से इधर चलते हैं हम। ठीक है, तो अब भाई कोई कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो मैंने बताया था कि भाई ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में भाई एकदम बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करते हुए सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि भाई ये सारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला झंझट क्यों है, तक कि भाई कौन कितना भारत में रह रहा है, कौन कितना नहीं रह रहा है। उस चक्कर में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा रहने वाला ज़्यादा मजे ले रहा है भारत के, तो उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे। कम रहने वाला कम मजे ले रहा है तो उससे कम टैक्स लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, है ना। तो वो तो उसके लिए पिछली वीडियोज आप जाके देख लेना भैया, सब समझ में आ जाएगा। आज हमें ये देखना है कि भाई कौन ज़्यादा रह रहा है, कौन कम रह रहा है। वो कैसे डिसाइड होगा, कितने दिन को हम मानेंगे कि ज़्यादा है और कितने दिन को हम मानेंगे कि कम है। एक मिनट देना, मैं कुछ सेट कर लेता हूँ अपना। तो देखो भैया, इसके लिए सीधा सा हिसाब किताब ये है, सीधा सा हिसाब किताब ये बनाया गया कि भाई सारी कम्युनिटी जो थी ना, वो आदमी जो चाय पानी पी रहे थे, समोसे वमोसे खा रहे थे, बैठे थे कि भाई कौन ज़्यादा रह रहा है, कौन कम रह रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो उन लोगों ने बैठ के, जो कमेटी थी चाय पानी पी रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा हिसाब लगाया भाई, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा। उन्होंने कहा कि भाई साल जो होता है, साल मान लो ये पूरा साल है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो बोला ज़्यादा रहेगा कौन भाई, जो आधे साल से ज़्यादा भारत में रह रहा है तो वो ज़्यादा रह रहा है। मतलब सीधी सी बात है ना, क्योंकि यार आधे साल से ज़्यादा तुम भारत में रह लिए तो इसका मतलब तुम ज़्यादा रह रहे हो। तो जो आधे साल से ज़्यादा रहेगा उसको रेजिडेंट बोल देते हैं साहब, और क्या। अल्लो, सीधी सी परिभाषा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, बोला हाँ। तो फिर आधे साल वो कैसे मानेंगे भाई, कैसे निकालेंगे आधा साल। तो उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने बहुत कम दिमाग लगाया भाई, दिमाग लगाया नहीं उन्होंने कहा कि भाई 365 दिन होते साल में, हाँ जी, 2 का भाग दो, दे देंगे साहब। तो कितने आएंगे, ये आएंगे 182.5। अच्छा 182.5 आते, देख लेना अपना कैलकुलेशन निकालना, मेरे हिसाब से तो इतने आने चाहिए। तो भाई इतने आ रहे हैं, तो वो उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो इस 0.5 को हटाओ यार, 0.5 क्या होता है, 182 ले लो अपने। तो कि जो आदमी 182 डेज या फिर उससे ज़्यादा भारत में रहेगा उसको हम रेजिडेंट बोल देंगे भाई, सीधा सीधा, ऐसी तैसी दुनियादारी की। ये लो भाई, हो गया हिसाब। उन्होंने कहा भाई ऐसा, हाँ ऐसा ही, 182 दिन से ज़्यादा रहेगा वो हो जाएगा रेजिडेंट। तो फिर ये तो उन्होंने फाइनल कर लिया कि भाई 182 दिन यानी आधी साल है ना, 182 डेज आधा साल, उससे ज़्यादा कोई रहेगा तो भारत में उसको रेजिडेंट बोल देंगे। लेकिन भाई फिर प्रॉब्लम क्या आई, फिर एक और प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम कि भाई हर आदमी तो 182 दिन नहीं रहेगा ना, कई आदमी 182 दिन से कम भी रहेंगे। अब कम रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि भाई कम रहेंगे तो फिर वो रेजिडेंट क्लासीफाई नहीं हो पाएंगे, यानी उनको रेजिडेंट हम नहीं बोल पाएंगे, और जिसको रेजिडेंट नहीं बोल पाएंगे उसके पास ज़्यादा टैक्स नहीं ले पाएंगे। और सरकार का भाई मानो ना मानो एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे जैसे लूट ले लोगों को, टैक्स ही टैक्स ले लें। तो कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करेंगे 182 दिन। तुम तो अगर एक ही कंडीशन रख दोगे 182 दिन वाली, मेरे भाइयों, उन्होंने कहा आपस में बैठ के, सरकार ने कहा उनको कि भाई तुम लोग हमने बिठाया था कि हमको तुम जरा टैक्स दिलाओ भाई, तुम तो हमारा नुकसान करा रहे हो, हाँ ऐसे मत करो भाई। तो देखो तुम 182 दिन की अगर एक ही कंडीशन कर दोगे तो बहुत कम लोग आएंगे भाई, फिर टैक्स कम मिलेगा। तो फिर एक काम करो, एक और कंडीशन बनाओ, कोई ऐसा करो कि और भी लोग लपेटे में आ जाए, जो 182 दिन से कम भी रह रहे हैं वो भी लपेटे में आ जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करना है कि सरकार बोला हाँ, बोला ठीक है। तो फिर सरकार एक कंडीशन तो हो जाएगी कि 182 डेज और मोर भारत में रहे, ठीक है, ये तो एक कंडीशन। अब वो सरकार ने जब बहुत जोर दिया तो उन्होंने दूसरी कंडीशन ही बनाई। दूसरी कंडीशन क्या बनाई, दूसरी कंडीशन ये बनाई कि भाई प्रीवियस ईयर में, ये सारा प्रीवियस ईयर में देखते अपन है ना, मैं सब कुछ समझा चुका हूं पहले। प्रीवियस ईयर में ऊपर लिख भी दूं, लिख दो भाई, ठीक है। तो भाई सरकार ने कंडीशन दूसरी बनाई, दूसरी सरकार ने बोला कि भाई एक और कंडीशन लगाओ, एक और कंडीशन लगाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है सरकार लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा भाई प्रीवियस ईयर में तो 60 डेज रहे, 60 दिन रहे, है ना, 60 डेज।
और प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में, 1 2 3 4, इन चारों सालों में मिला के कितने दिन रहे बताओ? 365 दिन या उससे अधिक, 365 डेज और मोर भारत में रहे। भाई ये दूसरी कंडीशन बना दी। अच्छा अब देखो क्या कर दिया सरकार ने, भाई सोचो इस चीज़ को। 182 दिन बनाई थी, 182 दिन सब लोग नहीं रहते, तो फिर उन्होंने कहा कि 60 दिन भी ले लेंगे भाई। 182 दिन नहीं रह रहा है कोई, तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो पिछले साल में 60 दिन रहा। अगर इसका उत्तर आता है यस, तो फिर हम और चेक करेंगे कि क्या वो पिछले साल से भी पिछले 4 सालों में मिला के टोटल मिला के 365 दिन से ज़्यादा रहा। उसका भी उत्तर आता है यस। तो खुशखबरी, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मिठाई बढ़वा दो जी, चॉकलेट बढ़वा दो जी, ढोल नगाड़े बजा दो, बम बम फुटवा दो, तुम रेजिडेंट क्लासीफाई हो गए हो, है ना। अब देखो, अब समझता हूँ, फ्लो चार्ट से इस चीज़ को समझाता हूँ मैं, फ्लो चार्ट से, ठीक है। ये अपना बंदा है, इसकी कोई बंदी भी होगी, जो भी है, अपने को मतलब नहीं है भाई। दूसरों के काम में अपने को टांग क्यों लगानी, अपने को अपने से काम ध्यान रखना ना, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा। तो भाई ये अपना बंदा है। अब ये बंदा जो अपना है, इसके अपन देखो फ्लो चार्ट बनाते हैं। इस बंदे को सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बंदे बोले हाँ तू भाई प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा या नहीं रहा या नहीं रहा, है ना। तो ये दो बात बोल सकता है कि यस साहब रहा, या फिर ये बोल सकता है कि नो साहब नहीं रहा, ठीक है। अगर ये यस बोलता है तो भाई बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, तुम रेजिडेंट हो गए साहब, रेजिडेंट तुम क्लासीफाई हो गए। अभी हम रेजिडेंट तक ही देख रहे हैं, उसके बाद में हम रेजिडेंट से आगे की कैटेगरी भी देखेंगे। अगर वो बोलता है नो, तो फिर हम बोलेंगे अच्छा भाई तू 182 दिन तो नहीं रहा। तो फिर एक बार बता भाई, तू प्रीवियस ईयर में जो है 60 डेज या उससे ज़्यादा रहा क्या, या और मोर। इसके भी दो उत्तर दे सकता है ये, कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस रहा, या फिर ना जी नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा नीचे इस पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने पूछा भाई 60 डेज और मोर तू रहा या नहीं रहा भाई मेरे, तो उसने बोला यस, या फिर वो बोल सकता है नो। दो ही तो उत्तर हो सकते हैं ना भाई, एक क्वेश्चन के दो ही उत्तर हो सकते हैं, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो 60 दिन से ज़्यादा तो पिछले साल में भारत में रहा क्या, वो बोलता है यस। अच्छा यस, तो भाई अभी इसको रेजिडेंट क्लासीफाई नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर देंगे तीर का निशान लगा के रेजिडेंट हो गया जी, बताया नहीं, अभी अगर वो यस बोलता है तो फिर हम ये और पूछेंगे उसको एक और चीज़। अच्छा भाई तू पिछले साल तो 60 दिन से ज़्यादा रहा, ये बता हमको कि पिछले साल से पिछले 1 2 3 4 चारों सालों मिला के तो 365 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहा क्या। अगर वो इसका भी उत्तर बोलता है यस, इसका भी उत्तर दो होंगे ना, इसके भी उत्तर दो होंगे ना, कि भाई या तो होगा यस या होगा नो। अगर वो यहाँ यस बोल देता है तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, तुम हो गए रेजिडेंट। लेकिन अगर यहाँ नो बोल देता है तो भाई फिर तो तुम हो गए बदकिस्मती से नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये तो यहाँ हो गया। अगर वो यहीं पे नो बोल देता है कि भाई 60 दिन ही नहीं रहा मैं तो पिछले साल, 182 दिन तो रहा नहीं और 60 दिन भी नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे भी वो नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई हो जाएगा, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट अगर कोई क्लासीफाई हो गया तो उसका आगे फिर कुछ नहीं देखेंगे हम, उसका काम हो गया खत्म, ठीक है। उसका कोई लेन देन नहीं है भारत में, इतना ही काम है उसका, जितना था वो कर दिया उसने, ठीक है। अब भाई ये चीज़ आप समझ पाए नहीं समझ पाए, दोबारा से देख लो, एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो मजा आ जाएगा। बंदा था अपना बंदा, बंदे तेरा रहे नहीं रहे ठिकाना। तो भाई ठिकाना नहीं है इसका, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके हम चेक कर रहे हैं कि भाई कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं रह रहा है, ठिकाना वही तो देख रहे हैं हम। तो भाई बंदे तो 182 दिन रहा, बंदा बोलता है हाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ, रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया। ये बोलता है ना, नया ना बोला, अच्छा तो फिर ये बता कि 60 दिन रहा पिछले साल में, ये बोलता है ना रहा, तो भाई ये लो नॉन रेजिडेंट हो गया तू तो, है ना, भाग जा, तेरे पास टैक्स नहीं लेंगे ज़्यादा। लेकिन बोलता है हाँ, अच्छा हाँ बोला, अच्छा 60 दिन के लिए तूने हाँ बोला, हाँ जी हाँ बोला, तो फिर ये देखेंगे कि भाई तू पिछले प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 4 वर्षों में। देखो यहाँ तो हम बैठ के कैलकुलेशन करें, जो असेसमेंट ईयर मैंने समझा ना, असेसमेंट ईयर क्या होता है वो नहीं होता, उसके पीछे ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के भी पीछे के 4 साल, 1 2 3 4, तो इन 4 सालों में 365 दिन देखेंगे और इसमें 60 दिन देखेंगे। तो यहाँ पे 60 दिन में अगर यस बोलता है तो बोलेंगे भाई पिछले जो 4 साल उसमें 365 दिन रहा, वो बोलता है यस, तो बोलेंगे बताइए जी बताइए, रेजिडेंट बन गया चोरा हमारा। और नो बोलता है तो भाई नॉन रेजिडेंट। और अगर 60 दिन के लिए यहीं पे नो बोल दे तो नॉन रेजिडेंट तो वैसे हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक कंडीशन, समझ गए। अब बेसिक कंडीशन लिख ले हम, चीज़ समझा तो मैं सब कुछ चुका हूँ। तो बेसिक कंडीशन लिखेंगे, बेसिक कंडीशन बोलते हैं इनको, सच में ही बेसिक कंडीशन बोलते हैं इनको। ये किस लिए होती है, ये डिसाइड करने के लिए होती है, टू डिसाइड वेदर WHETHER ए पर्सन, थोड़ा सा मैं माइक सेट कर लेता हूँ मेरा, पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो भाई कैसे डिसाइड होगा कि अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक, इफ ए पर्सन सेटिस्फाइज एनी ऑफ द टू बेसिक conditions, then he or she will be classified as
रेजिडेंट इन इंडिया। अदरवाइज, भाई हिंदी अनुवाद भी कर दो, टेंशन मत लो। अदरवाइज ही सी विल बी क्लासिफाइड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, तो भाई ये हो गया कि भाई कोई भी पर्सन, देखो अब हिंदी अनुवाद करते हैं इसका, कोई भी पर्सन अगर सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करता है एनी ऑफ द टू बेसिक कंडीशन, यानी कि दो कंडीशन जो मैंने बताई ना, उनमें से किसी भी एक को, दोनों को एक साथ करने की जरूरत नहीं है, एक को भी करता है, देन वो आदमी या फिर लुगाई जो है क्लासीफाई हो जाएगा रेजिडेंट। भारत में रेजिडेंट क्लासीफाई उसको हम कर देंगे, भाई तू तो रेजिडेंट है हमारे भाई, तू तो रेजिडेंट है, ठीक है। अगर वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अदरवाइज का मतलब हो गया कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसको बोल देंगे नॉन रेजिडेंट, ठीक है, हो गया भाई। अब भाई हमारा ये था कि ये बंदा था हमारा, ठीक है, इसको या तो हमें रेजिडेंट बताना था कि या तो रेजिडेंट होगा बेसिक कंडीशन के हिसाब से, या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन एनआर लिख दूंगा यहाँ पे, लिख दो भाई। तो नॉन रेजिडेंट हो गया, उसका तो पट्टा ही खत्म भाई, उसका तो खल्लास काम, उसके आगे कुछ नहीं देखना। लेकिन अगर रेजिडेंट कोई गलती से होगा तो फिर भाई और चेक करना पड़ेगा कि ये रेजिडेंट में भी या तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आर एंड NOR, समझ रहे हो। तो अभी आगे की जो चीज़ चेक करनी है ना हमें, कि जो रेजिडेंट क्लासीफाई तो हो चुका है भाई हमारा, लेकिन अब इसमें हमको चेक करना है कि क्या ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर ये रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, तो ये हमें देखना भाई कि इसका अब कैसे निर्धारण करेंगे, हम कैसे ये पता लगाएंगे। तो कैसे निर्धारण करेंगे भाई, तो इसके लिए फिर बेसिक कंडीशन तो हम देख चुके थे। बेसिक कंडीशन तो मैं लिखा नहीं मैंने शायद बेसिक कंडीशंस को। बेसिक कंडीशन तो जो कि रेजिडेंट है यानी वो निर्धारण करने के लिए हमने बेसिक कंडीशन थी, वो कौन सी थी? पहली तो ये थी कि इफ अ पर्सन रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 182 days or more in the previous year, कि भाई जो गत वर्ष में 182 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रहे। दूसरी कंडीशन थी, और इसके ना दोनों कंडीशन बीच में और लगा हुआ है भाई, ये ध्यान रखना कि दोनों साथ में नहीं पूरी करनी है। और अरे ये और क्यों बता रहा हूँ बार बार, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो कंडीशन हम ये वाला निर्धारित करने के लिए करेंगे ना, कंडीशन जो देखेंगे कि वो फिर रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया, तो फिर इन दोनों में से वो कौन सा है, उन कंडीशन को दोनों को पूरा करना पड़ेगा। उसमें और नहीं है, उसमें एंड है। तो एंड और को समझो, और का मतलब होता है कि भाई कोई भी दोनों में से एक पूरी करे तो काम हो गया अपना, और एंड का मतलब होता है दोनों एक साथ पूरी करनी होगी, समझ रहे हो। तो ये बेसिक कंडीशन है जो लिख रहा हूँ मैं, तुम भी लिख लेना। दूसरा, इफ अ पर्सन resides in India for 60 days or more in previous year and resides in India for 365 days or more in the 4 years immediately preceding the previous ईयर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई इस पिछले साल में यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे हैं इस साल में, तो इससे पिछले साल में तो यहाँ पे 60 दिन रहे, और बाकी पिछले 4 साल इन्हें मिला के 365 दिन रहे। यही बात मैंने लिखवा दिया, तुम भी लिख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, हो गया, ठीक है। अभी देखो बेसिक कंडीशन जो थी ना हमारा रेजिडेंट डिसाइड करने में, कौन रेजिडेंट है कौन नहीं है, ये 2 कंडीशन है। लेकिन जो ये दूसरी कंडीशन थी ना कि भाई एक तो उन लोगों ने चाय समोसे खाते हुए बोल दिया कि भाई चलो आधा कर दो, साल का 182 दिन हो गए, जो 182 दिन से ज़्यादा रहे वो भारत में हो गया रेजिडेंट। लेकिन जो दूसरी कंडीशन लपेटे में लेने के लिए सरकार ने बोला था कि भाई एक कंडीशन और बनाओ जिससे औरों को भी लपेटे में ले लें। तो ये जो लपेटे में लेने वाली कंडीशन है ना, इसमें कुछ लोगों को छूट दी हुई है, दूसरी कंडीशन से कुछ लोगों को छूट दी हुई है। किन को दी हुई छूट, ध्यान देना इस चीज़ का, ध्यान देना। एक तो वो पर्सन जो कि भारत का रेजिडेंट है, कोई आदमी, देखो पहला नंबर लिख रहा हूं मैं, 2 लोगों को छूट दी हुई है, ठीक ना। भारत का जो सिटीजन है, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करता है, देखो समझना, धीरे धीरे एकदम ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। कि भाई भारत का कोई सिटीजन है जो कि भारत से बाहर जाता है, लीव्स इंडिया, है ना, भारत से बाहर जा रहा है कोई, भारत का सिटीजन, भारत का नागरिक, ध्यान रखना नागरिक की बात हो रही है। नागरिक भारत से बाहर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, या तो जॉब करने के लिए, या फिर
या फिर किसी इंडियन शिप यानी भारतीय जहाज के क्रू मेंबर के हिसाब से, क्रू मेंबर के रूप में। समझो इस चीज़ को क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कि भाई 182 दिन की कंडीशन तो दुनिया पे, सारी दुनिया पे लगेगी। दूसरी कंडीशन इसलिए बनाई थी कि और लोगों को भी लपेटे में ले लें कि भाई तुम 182 दिन नहीं रह रहे, है ना, जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था कि भाई तुम 182 दिन नहीं रहे, कोई बात नहीं, 60 दिन वाले देख के तुमको लपेटे में ले लेंगे। लेकिन सरकार ने ये बोला कि भाई देखो, दूसरे लोगों को लेते हैं वो तो ठीक है, विदेशियों को लपेटे में ले रहे हैं ठीक है, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको तो लूटना ही यार, विदेशियों ने हमें लूटा, हम उनको लूटें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो हमारे खुद के सिटीजन है भाई, नागरिक है, और नागरिक तो है ही है, ये बेचारे भारत से बाहर और जा रहे भाई, अपने घर वालों से दूर, अपनी जो जाने मन जो भी है उससे दूर जा रहे भाई। ये समझ रहे हो, इनके दिल का दर्द समझो भाई तुम, इनके दिल का दर्द तुम्हें समझना होगा यार। मतलब जॉब करने के लिए वो इतनी दूर जा रहा है, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, तो इसके दिल में दर्द समझो यार कितना है। और ये भी जो भाई है अपना दूसरा, जो कि जहाज पे काम करता है और जहाज भारत को छोड़ के दूर कहीं जा रहा है, और उस जहाज पे भी बैठा है क्योंकि उस जहाज में काम करता है, और जहाज इंडियन होना चाहिए, जहाज, विदेशी जहाज की बात नहीं करें। तो ये भी दूर जा रहा है भाई अपने अपनों से, अपने तो अपने होते हैं, इनके दिल का दर्द समझो यार। तो ये कमाने के लिए बेचारे बाहर जा रहे हैं, एक तो भारत के नागरिक है, हमारे खुद के आदमी है यार ये, है ना, और जॉब करने जा रहा है, एक भारत के शिप पे बैठ के जा रहा है। तो भाई इनको लपेटे में नहीं लेंगे, इन पे इतना हम जुल्म नहीं करेंगे कि भाई एक तो इतनी दूर जा रहे हैं, इतना दिल इनका दुख पा रहा है, और हम बोले कि नहीं भाई तुम हमको टैक्स भी दे दो, तुम 60 दिन तो रह लिए ना, अब देख दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं करेंगे। तो सरकार ने क्या कहा भाई, इनको छूट देते हम कि इन पे 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लागू होगी, इन पे 182 दिन वाली कंडीशन ही लागू होगी। अगर ये 182 दिन नहीं रहते हैं, ये बस दो आदमियों के लिए, दो टाइप के आदमियों के लिए, जो भारत का सिटीजन है सबसे पहली बात, और वो भारत से बाहर जा रहा है किसी जॉब के लिए, या फिर भारत से बाहर जा रहा है भारतीय शिप के किसी क्रू मेंबर के रूप में, तो इनके ऊपर 182 दिन वाली ही कंडीशन अप्लाई होगी और दूसरी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अच्छा, तो ये तो हो गया एक, है ना। और दूसरे एक और टाइप के आदमी को छोड़ा है हमने। किसको छोड़ा है कि भाई जो आदमी भारत का या तो सिटीजन हो, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। भाई ये क्या चीज़ होती है, इसको हम POI बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो भाई ये क्या चीज़ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिसके दादा परदादा कोई सरदादा कोई भारत के नागरिक थे, लेकिन फिर वो बाहर किसी काम से विदेशों में चले गए, और फिर उनकी औलादे भी विदेशों में हुई है, लेकिन धरती से तो जुड़े हुए ना भाई, स्वदेश है ना, ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, मुझे है पुकारा। तो भाई किसी ने स्वदेश फिल्म देख ली, और स्वदेश फिल्म देख के उसके भी मन में इमोशन आ गए, भाई मैं भी मेरे देश भारत की मिट्टी में जाके वहां पे घूमूंगा। तो भाई एक तो आदमी विदेश चला गया था कमाने के लिए, वो अपने देश से प्रेम करता है, इसलिए देश में वापस आ रहा है घूमने के लिए, है ना, मतलब विदेश रहने लगे, ये सारा काम इनका विदेश में हो गया, विदेशी सिटीजन ये बन गए, लेकिन थे इनकी जड़ें जो है वो भारत में थी किसी टाइम पे, इनके दादा परदादा या फिर बाप और भारत में रहते थे, और या फिर ये खुद भारत का सिटीजन है, विदेश से आ रहा है भारत में घूमने के लिए। और भाई विदेश से घूमने के लिए बेचारा आएगा तो कम से कम 60-70 दिन तो घूमेगा, और जैसे ही वो 60 दिन से ऊपर घूमा, तुम तो आ जाओगे उठ के भाई नहीं तुम तो 60 दिन रह लिया, अरे दे दे पैसे, दे दे टैक्स दे। नहीं भाई ऐसा नहीं होगा ना। जो भारत का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी भारतीय मूल का व्यक्ति है या फिर भारत का नागरिक है, अगर वो प्रीवियस ईयर में, यानी कि गत वर्ष में, मेरे भाइयों गत वर्ष में अगर वो घूमने के लिए भारत आता है, तो फिर उसके 60 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी, उस पे भी हम 182 डेज वाली कंडीशन ही लगाएंगे। इस कंडीशन को भूल जाएंगे कि हमने भूल गए भाई, हमें को पता ही नहीं ये भी कंडीशन है क्या, इन दो लोगों के मामले में, समझ रहे हो, ठीक है। और बाकी लोगों पे तो लपेट देंगे, दोनों कंडीशन में से किसी को भी सेटिस्फाई किया उसको रेजिडेंट क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लेकिन है, इस इनकम टैक्स में इतने सारे लेकिन है कि दिमाग खराब हो जाता पर भाई दिमाग खराब नहीं करना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे लगेगा कि भाई क्या मतलब क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या कंडीशन, लेकिन बाद में पता चल जाएगा सब कुछ। तो देखो ये दूसरी जो कंडीशन है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली है ना, ये वाली, इसको तो भूल जाओ। कि सिटीजन है भारत का, बाहर जा रहा है जॉब के लिए या फिर शिप के साथ बाहर जा रहा है, तो इस पर तो बहुत दया दिखाई सरकार ने, इसके लिए तो कोई टेंशन नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो 182 डेज ही है, तुम तो टेंशन फ्री रहो। लेकिन जो दूसरा जो आदमी है ना, यानी कि जो भारत का सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भारत घूमने के लिए आ रहा है, यानी वो बाहर बैठा था, मजे ले रहा था बाहर, भाई मजे ले रहा था। ये एक तो भारत से बाहर जा रहा है बेचारा जॉब करने के लिए, है ना, या फिर जहाज से बैठ के भारत से बाहर जा रहा है, लेकिन कोई भारत से बाहर से भारत में आ रहा है, उस पर थोड़ी सी एक कंडीशन और लगा दी कि भाई अगर ये आदमी भारत में घूमने के लिए आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भारत के सोर्सेज से, यानी कि इंडियन सोर्स से इसकी इनकम जो है वो 15 लाख से ऊपर तो नहीं है, रुपीस 15 लाख से ऊपर तो नहीं है। मतलब क्या मतलब समझो, देखो ये हमारा देश भारत है, ठीक है, ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका छोटा सा, ठीक है, तो ये कोई यूएस है, मान लो यूएसए,
ठीक है। तो यहाँ से कोई आदमी यहाँ आ रहा है भारतीय, या तो वो नागरिक है, सिटीजन है, या POI है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब दोनों केस में समझो, सिटीजन का मतलब तो ये भारत का नागरिक है, यानी भारत में ही रहा हुआ है बहुत दिनों से, और POI का मतलब इसके दादा परदादे रहे हुए हैं। तो मान लो इनके दादे परदादों की या इसकी खुद की यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी थी और उसको इसने किराए पे दिया हुआ है ना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, किराए पे दिया हुआ है। अब खुद चला गया भाई बाहर, खुद USA चला गया, ठीक है। अब इसका किराया आता है मान लो 50 लाख रुपए साल का, है ना, 50 लाख रुपए साल का इसका किराया आता है। अब भाई ये बात बताओ मेरे को, इसकी भारत में इनकम है ना 50 लाख रुपए, और ये जो है भारत से बाहर ही रहता है, ठीक है, ठीक है। क्यों रहता है बाहर? कि भाई इसको टैक्स नहीं देना पड़े, ठीक है। और फिर घूमने के लिए बाहर आ जाता है, तो मन की भी निकल जाती है कि भारत में जो इमोशन जुड़े हैं वो इमोशन भी पूरे हो जाते हैं, और अपनी जो है जिससे भी मिलना होता है उससे मिल मिला के चला जाता है, ठीक है। समझ गए तुम? हाँ समझ गए, मेरे को पता, तुम बहुत होशियार हो। तो भाई ये बात बताओ, ये बाहर भी रह रहा है, मजे भी ले रहा है भारत में आके, है ना, बाहर भी रह रहा है, और भारत से कमाई पे टैक्स भी नहीं देगा भाई, कम टैक्स देगा, ये क्या बात हो भाई? तो फिर सरकार ने क्या कहा, भाई ऐसे लोगों को लपेटे में ले ले जो दिमाग डेढ़ होशियारी लगाते हैं ना, कि भारत से बाहर जा रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, फिर भारत में घूमने के लिए भी आ रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, इस दूसरे रूल का कि भाई घूमने आ रहे हो तो 182 दिन ही लेंगे, 60 दिन ही लेंगे। तो उन लोगों को लपेटे में ले ले। सरकार बोला कि भाई देखो, कोई भी आदमी जो इंडियन सोर्स से, जो या तो भारत का नागरिक है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, और वो भारत घूमने आ रहा है, और उसकी इंडियन सोर्स से इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर भाई जो ये 182 दिन वाली कंडीशन हम इस पे लगा रहे थे ना, ये 60 दिन वाली कंडीशन लगा रहे थे ना, कहाँ गई 60 दिन वाली, ये वाली 60 दिन वाली कंडीशन, ये 60 दिन तो नहीं लगाएंगे, इस 60 दिन को हम 120 दिन कर देंगे, सिर्फ इन लोगों के लिए जिनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो इन पे क्या लगी कंडीशन कि वो प्रीवियस ईयर में 120 दिन और प्रीवियस ईयर से पहले 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहेंगे, तो फिर वो भारत के रेजिडेंट हो जाएंगे डिक्लेयर। तो सिर्फ इस कंडीशन में, जब वो सिटीजन हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो और वो घूमने फिरने आ रहा है और उसकी भारत के सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो ही 120 दिन होगी। अदरवाइज टेंशन खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना, 182 दिन रहेगा सबके लिए। समझ गए? भाई इनकम टैक्स थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होगा है, और नहीं होगा तो भाई इनकम टैक्स किस तरीके का इनकम टैक्स, जब दिमाग तुम्हारा खराब नहीं हो तो ये तो हो गया भाई हिसाब किताब अपना, है ना, कि जो है इस आदमी को क्लासिफाई हम कर देंगे, ठीक है। अब मेरे भाइयों, अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, पहली तो बेसिक कंडीशन हमने देखी थी। बेसिक कंडीशन मैंने तुमको बताई थी, देखो यार ये बेसिक कंडीशन थी दो, है ना, ये बेसिक कंडीशन थी। अब हम देखेंगे एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन जो आदमी पूरा कर दे, जो प्राणी पूरी करे, और एक बार मैं देख लो भाई मेरी रिकॉर्डिंग तो चल रही, क्या पता चले मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भाई। तो बेसिक कंडीशन जो पूरी करे उसके लिए प्रस्तुत है, पेश है एडिशनल कंडीशन, यानी कि सिर्फ उसी आदमी के लिए चेक की जाएगी जो बेसिक कंडीशन पूरी करे। तो एडिशनल कंडीशन भी भाई दो है, जैसे बेसिक कंडीशन दो थी, एडिशनल कंडीशन भी दो है। लेकिन एडिशनल कंडीशन में मेन चीज ये है कि एडिशनल कंडीशन दोनों एक साथ पूरी करनी पड़ेगी। अगर दोनों एक साथ पूरी नहीं करता है तो फिर क्या होगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले एडिशनल कंडीशन हम देख लेते हैं। एडिशनल कंडीशन हम देख लेते हैं भाई, देख तो लें एक बार, मजा तो आ जाए, मजा ही आना चाहिए। नीला रंग लो, नीला ले लो। पहली कंडीशन क्या है? सुनना, आराम से सुनना, ध्यान लगाना, दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग खराब होएगा, होना भी चाहिए। इनकम टैक्स में दिमाग खराब नहीं हुआ तो किस तरह की इनकम टैक्स हो भाई। और भारत की इनकम टैक्स में तो भाई 1000 रूल है, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर के, देखो समझना, मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 ईयर्स में किन्हीं 2 ईयर्स में भारत में रेजिडेंट रहा हो। अब भाई क्या है, ये दिमाग खराब हो गया। तो देखो समझो, यहां पे हम बैठ के कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये वाला हमारा ईयर है जो कैलकुलेशन का, मैं इसको रेड से कर दूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये कैलकुलेशन का ईयर है, और ये हमारा ब्लैक में जो है वो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, ये कैलकुलेशन का ईयर। अब ये भाई ऐसे बोल रहा है कि भाई इस प्रीवियस ईयर से पिछले 10 सालों में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में मेरे भाई, किन्हीं भी 2 साल में अगर वो भारत में रेजिडेंट क्लासिफाई हो जाता है, मान लो कि इस साल में उसको रेजिडेंट क्लासिफाई कर दिया गया और इस साल में रेजिडेंट क्लासिफाई कर दिया गया, तो फिर उसने एक एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी। अब भाई रेजिडेंट क्लासिफाई होने का क्या रूल है? तो रेजिडेंट क्लासिफाई होने का रूल तुम्हें पता ही है, बेसिक कंडीशन ऊपर वाली ये,
यानी ये दो बेसिक कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन वो प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में से किन्हीं 2 सालों में पूरी कर देता है तो उसने एक एडिशनल कंडीशन पूरी कर दी, समझे। यानी प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में किसी भी 2 साल में अगर वो रेजिडेंट है तो पहली एडिशनल कंडीशन उसने पूरी कर दी, है ना। अब भाई हमको कैसे पता चलेगा, मतलब 10 सालों के लिए हम ये हर 10 साल के लिए हम ये वाली एडिशनल कंडीशन देखेंगे भाई साहब, ये पूरी देखेंगे, पूरी चेक करेंगे। तो भाई देखो एग्जाम के लिए तुम्हें चेक करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें बताया जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 वर्षों में कितने सालों में रेजिडेंट रहा या फिर नहीं रहा, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, वो बता देंगे तुमको। अब दूसरी एडिशनल कंडीशन देखते हैं। दूसरी देखो, दूसरी ये है कि प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स में 730 डेज यानी 730 दिन और मोर भारत में रहे। यानी कि मैंने वही बात बताई कि भाई इस ईयर में कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है, ये वाले ईयर की कैलकुलेशन हो रही है, और इस वाले ईयर से पिछले 7 साल में 1 2 3 4 5 6 7 इन टोटल 7 सालों में जोड़ेंगे कि अगर वो भाई मेरा 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रह रहा है ना, तो फिर वो आदमी ने ये वाली कंडीशन भी पूरी कर दी। अब भाई अगर वो प्रीवियस ईयर से पिछले 10 ईयर्स में किन्हीं 2 ईयर में भारत में रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया एंड मेरे भाइयों प्रीवियस ईयर से पिछले 7 ईयर्स में 730 दिन या उससे ज़्यादा भारत में रह लिया, तो बताइए जी, बताइए बहुत बताइए। क्यों भाई बताइए, इतनी क्यों बताइए दे रहे हो भाई? क्योंकि आप हो गए हो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और भाई ये आदमी जब क्लासीफाई हो जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी दुनिया की सारी कमाई पे, दुनिया में कहीं भी कुछ भी कमा रहा है, दुनिया की सारी कमाई, जिसको हम इंग्लिश में एक शब्द में बोल सकते हैं वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा भारत में, है ना, बताइए। इसलिए लेकिन मेरे भाइयों अगर वो इन 2 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, सिर्फ एक को करता है या फिर दोनों को ही नहीं करता है ना, तो उसको हम फिर क्लासीफाई क्या कर देंगे, उसको हम क्लासीफाई कर देंगे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए जी, बताइए। आपको थोड़ी कम कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा, कमाई कम पे, है ना, कमाई पर, यानी ये वाले को सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा। ये आप क्लासीफाई नहीं हुए, अगर किसी एक कंडीशन को पूरा आपने नहीं किया तो फिर आप हो गए ये पे क्लासीफाई, और अब आपको कम कमाई पे देना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि साहब इनको कोई सेटिस्फाई नहीं करे तो क्या वो नॉन रेजिडेंट भी क्लासीफाई हो सकता है क्या? क्योंकि आपने सिर्फ दो ही बताए हैं कि एक तो या फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्लासीफाई हो जाएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। वो नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नॉन रेजिडेंट को हमने स्टार्टिंग में भाई बेसिक कंडीशन में बता दिया था ना कि बेसिक कंडीशन जो पूरी नहीं करेगा उसको तो हटा देंगे, नॉन रेजिडेंट उसको क्लासीफाई कर देंगे, और जो बेसिक कंडीशन पूरी करके आएगा उसकी तो फिर हम 2 भाग में क्लासीफाई करने ना। यहाँ पे देखो जो रेजिडेंट बन गया और ऑलरेडी बेसिक कंडीशन पूरी करके, उसी को तो हम क्लासीफाई कर रहे हैं कि भाई वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। भाई वो क्या है? दिमाग खराब हो गया मुझे पता है, पर टेंशन मत लो भाई, दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी, इतनी कोई मुश्किल है नहीं। अच्छा, अब भाई देखो ये तो हो गया, सारी चीज़ें ये हो गई, है ना। अब भारत सरकार के अभी भी जी में ना चैन नहीं था भाई कि भाई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कर दिया गया, है ना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बना दिया गया, इतना कठिन बना दिया गया। उसके बाद ही भारत सरकार बोलती है बोले नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, करता हूँ शपथ, टैक्स का पट। तो भारत सरकार बोली भाई एक चीज़ और डाल दो इसमें यार, थोड़े बहुत जो बच रहे हैं उनको भी लपेटे में ले लो ना। कुछ ऐसी भटकती आत्मा है दुनिया में, कुछ सरकार ने बोला कुछ ऐसी भटकती आत्माएं हैं जो भाई उन भटकती आत्माओं का देखो सिस्टम क्या है भाई साहब। उन भटकती आत्माओं का सिस्टम ये है कि वो लोग भारत से 15 लाख रुपए से ऊपर तो कमा रहे हैं, भारत से 15 लाख से ऊपर तो कमा रहे हैं। वो या तो भाई कौन है वो लोग कौन है बताओ? इंडियन सिटीजन आत्माएं कौन है? इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक है ये, नागरिक, ठीक है, नागरिकता इनकी भारत की है, और भारत से 15 लाख से ऊपर भी कमा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों वो ना ही तो भारत में टैक्स दे रहे हैं, भारत में टैक्स नहीं दे रहे, और ना ही किसी देश में, किसी और देश में भी टैक्स नहीं दे रहे, दुनिया के किसी और देश में भी टैक्स वो नहीं दे रहे। ऐसे बोलो, ऐसे लोग भी है। इतना दिमाग लगाया उन्होंने ये रूल पे, सब में लूप होल देखे, लूप होल यानी हर रूल को देखा कि भाई अच्छा ये करना है, कुछ भी नहीं करेंगे तो कहीं भी टैक्स नहीं देंगे। मतलब भारत के नागरिक है, भारत से 15 लाख से ऊपर इंडियन सोर्सेज से आए, इसको बोलते हैं इंडियन
सोर्सेज से आय उनकी 15 लाख से ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही तो वो भारत में दे रहे टैक्स, कंडीशन क्या है, ना ही तो वो भारत में टैक्स दे रहे हैं और ना ही भारत के बाहर किसी और देश में टैक्स दे रहे हैं। भाई मजे हो गए उनके तो, भटकती आत्मा आराम से घूम रही है, पैसे कमा रही है, मजे ले रही है ना। तो ऐसा दिमाग लगा लिया भाई, होते हैं भाई कई जो है ना दिमागदार कि वो सारे लूप होल देख के कहीं पे भी टैक्स दे रहे। तो सरकार ने बोला अगर ऐसा कोई आदमी है जो इंडियन सिटीजन है ना, और वो जो है उसकी भारत के सोर्सेज से आए, इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडियन सोर्सेज से कमाई 15 लाख रुपए से ज्यादा है और वो ना ही तो भारत में टैक्स दे रहा है, तो वो समझना मेरी बात को भाई, ये कि वो जो है किसी भी कंट्री में नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री बिकॉज ऑफ हिज डोमिसाइल और रेजिडेंस। यानी कि भाई जो रूल होते हैं ना, रूल जो हमने रूल लगाया 182 दिन, ये दिन वो दिन, हर कंट्री ने अपने अपने रूल बना रखे हैं, तो उसका डोमिसाइल और रेजिडेंस इस तरीके का कि किसी भी कंट्री में वो नहीं आ रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई तू है ना कहीं पे भी नहीं आ रहा ना, तो चल भाई चल आज तेरे मुंह पे ठप्पा लगा दिया है ना। वो नहीं होता, वो नहीं देखा गदर की डायलॉग नहीं देखा क्या, मुसलमानी है ये हो गई सिखनी है ना। तो उस तरीके का भाई तू कहीं टैक्स दे रहा, तू कहीं टैक्स दे रहा, तो भारत में टैक्स दे, तेरे को हम डीम्ड रेजिडेंट बोल देते हैं। डीम्ड रेजिडेंट बन गया भाई तू, यानी तुझे भारत में हमने रेजिडेंट मान लिया, ठीक है। अब रेजिडेंट बन गया भारत में, तो कौन सी कैटेगरी में आओगे भाई? अब रेजिडेंट कौन सी कैटेगरी में आएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी में? तो सरकार ने सोचा भाई अब इतना जुल्म करना भी ठीक नहीं है कि एक तो इसको जबरदस्ती हमने रेजिडेंट बना दिया, इसने इतना दिमाग लगाया था कि कहीं भी टैक्स नहीं दे रहा था ये, तो एक तो जबरदस्ती इसको डीम्ड रेजिडेंट बना दिया, और अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट और बना देंगे यानी कि भाई सारी इनकम पे टैक्स दे दे तू, भारत मतलब भारत में तू रहा नहीं, उसके बावजूद भी दुनिया की सारी इनकम पे टैक्स दे दे, तो नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। तो इसको सरकार ने बनाया नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताया ना, एक तो कैटेगरी होती है OR मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरी होती है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरी होती है नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट तो पहले ये था, लेकिन सरकार ने इसको डीम रेजिडेंट बनाया और डीम रेजिडेंट में इस कैटेगरी में इसको डाल दिया सरकार ने, समझ रहे हो। तो भाई ये डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट है। अब क्या है कंसेप्ट की मुख्य आवश्यकता है कि भारत का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं लिखा हुआ है ना, POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में नहीं बोला गया यहाँ पर, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के सोर्सेज से इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, या फिर ये बोल सकते हो कि भारत के सोर्सेज से, दो तरीके से बोल सकते हो इसको कि इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज, और इसी चीज को दूसरे तरीके से बोल सकते हो इनकम, कौन सी इनकम, अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज। यानी भाई भारत के सोर्सेज से आए या फिर बाहर से, भारत से बाहर है विदेशी सोर्सेज से जो इनकम हो रही है उसको छोड़ के बाकी जो भी आए, तो भाई विदेशी इनकम को छोड़ देंगे तो बाकी कौन सी आय होगी, जो भारत में हुई, ठीक है ना। तो एक ही बात है दोनों। तो वो 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, ये वाली कमाई 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए, और कहीं भी किसी भी और देश में वो जो है टैक्स के लिए लाइबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उन देशों के रूल के हिसाब से। तो वो भटकती आत्मा जो होगी उसको पकड़ के हम उसको क्लासीफाई कर देंगे डीम्ड रेजिडेंट, और उसको फिर क्लासीफाई कर देंगे फर्दर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट में। तो भाई लोग ये थे सारे रूल्स। दिमाग मुझे पता घूम गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ तुम्हारे लिए, बढ़िया सा एकदम टकाटक, है ना, ताकि तुम्हें जो है चीज़ें आराम से समझ में भी आ जाए। फ्लो चार्ट रहेगा तो दिमाग चलेगा तो तुम समझ पाओगे चीज़ों को, और चीज़ें समझ पाओगे तभी तो आगे काम कर पाओगे भाई इनकम टैक्स में। तो चलो फ्लो चार्ट हम एक अच्छा सा नए पेज पे बनाते हैं, पता नहीं इतने से बन पाएगा नहीं बन पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बन जाए। तो देखो फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होगा कि कौन कैसे कैटेगराइज्ड है। नियम तो तुमने सारे समझ लिए, नियम कानून कायदे समझ लिए, उनको थोड़ा याद कर लेना, है ना। 182 डेज तो याद हो जाएंगे क्योंकि 365 बटा 2 तो 182.5, ठीक है। और उस तरीके से बाकी 60 दिन और 182 दिन, 730 दिन, वो तुम याद कर लेना। अब भाई फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, फ्लो चार्ट से फिर तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी, ठीक है। चलो तो ब्लैक रंग में बनाता हूँ फ्लो चार्ट, थोड़ा सा मैं पेन की साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। फ्लो चार्ट से अब जो भी हमने समझा वो तुम्हारे सारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हम रेजिडेंशियल स्टेटस देखते हैं, ये हमें इंडिविजुअल का देखा। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति का, है ना, व्यक्ति क्या, व्यष्टि बोलते हैं इंडिविजुअल को, व्यष्टि और व्यक्ति में भी फर्क होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6, ठीक है, इसमें भी इंडिविजुअल या फिर HUF भी इसमें शामिल है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो रेजिडेंट या फिर दूसरा नॉन रेजिडेंट,
ठीक है। रेजिडेंट अगर होगा तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि एक तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। दोनों के बीच में एक नई कंडीशन सरकार ने बना दी और वो है डीम्ड रेजिडेंट की, जिसको मैं नीले कलर में लेता हूँ। डीम्ड रेजिडेंट, अगर किसी को डीम्ड रेजिडेंट मानेंगे तो हमेशा रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होगा, है ना, क्योंकि वो डीम्ड रेजिडेंट है। अच्छा, अब ये जो है कोई रेजिडेंट क्लासीफाई होगा या फिर नॉन रेजिडेंट, इसके लिए बेसिक कंडीशन हम देखेंगे। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ। चलो भाई, कोई रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, इसके लिए हम देखेंगे बेसिक कंडीशन। और फिर जब वो रेजिडेंट क्लासीफाई हो गया उसके बाद में वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसके लिए हम कौन सी कंडीशन देखेंगे? एडिशनल कंडीशन। अच्छा, अब भाई जो है ना चीज हमने देख ली है कि भाई जो आदमी होता है, व्यक्ति होता है, व्यष्टि होता है, व्यष्टि का तो ये हो गया हिसाब किताब, है ना, कि वो रेजिडेंट है या नहीं है, क्या उसका क्या सिस्टम होगा, कैसे वो डिसाइड होगा, तो वो तो सारा हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि भाई और भी तो असेसी होते हैं ना, असेसी का टाइप और भी होता है। जैसे एक तो असेसी हो गया व्यष्टि यानी आदमी, आदमी को बोलते हैं, आदमी मतलब ह्यूमन, जो जीव जिंदा ह्यूमन है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और एच समझते हो तुम क्या होता है? नहीं समझते तो कभी समझाएंगे, तुमको अभी नहीं समझाएंगे। लेकिन अब भाई अगर वो व्यष्टि नहीं है, वो कोई जो हम असेसी जिसके पास हमें टैक्स लेना, असेसी समझते हो ना? असेसी नहीं समझते तो भाई इनकम टैक्स में क्या समझते हो? वो असेसी अगर फर्म है, वो असेसी अगर कंपनी है, तो फिर क्या होगा? इनका कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होगा? तो इनके बारे में भाई साहब एकदम आसान है, व्यष्टि से भी आसान है, व्यष्टि से भी आसान है फर्म का, और इनका एकदम आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि इनमें जो है सिर्फ दो ही कंडीशन दी हुई है। अगर कोई फर्म है, कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, इनमें सिर्फ दो ही चीज देखेंगे, या तो वो रेजिडेंट होगा या फिर वो नॉन रेजिडेंट होगा। बाकी आगे ऑर्डिनरी ये वो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाया गया। ठीक है, फर्म, एओपी, कंपनीज, इनके लिए नहीं लाया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे फर्म्स की, इसमें फर्म भी आ जाएगी ना, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी आ जाएगी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी आ जाएगी, है ना। इनको सिर्फ रेजिडेंट में क्लासीफाई करेंगे या फिर नॉन रेजिडेंट में। चलो देखते हैं इनका कि भाई कहाँ तो ये रेजिडेंट क्लासीफाई होगी और कहाँ ये नॉन रेजिडेंट। एनआर लिख दो भाई, क्लासीफाई हो गया। भाई सिंपल 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 है। इनको देखने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कोई भी फर्म होगी, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगी, इसको कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करते होंगे, कहीं ना कहीं तो मैनेज करते होंगे। तो अगर उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो होली या फिर पार्टली, होली या फिर पार्टली इंडिया में है, यानी वो कहीं से भी थोड़ा बहुत भी अगर इंडिया से कंट्रोल होते हैं, तो उनको सीधा सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे रेजिडेंट में। रेजिडेंट हो जाएगा भाई, तुम रेजिडेंट हो गए। तुम्हें भारत में रह के कोई कंट्रोल कर रहा है, तुम्हें भारत में रह के कोई मैनेज कर रहा है, तो तुम रेजिडेंट हो गए भारत में। ऐसी तैसी अब कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई होंगे, अगर उनका होली जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है आउट ऑफ इंडिया है, तो फिर वो क्लासीफाई यहाँ हो जाएंगे। होली यानी भारत में कुछ लेन देन नहीं है भाई, उसका सारा का सारा भारत से बाहर कंट्रोल हो रहा है वो, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए? फर्म, एओपी, बीओवाई। सिंपल है ना, एकदम सिंपल भाई, इससे सिंपल क्या होगा? दूसरी कंपनीज के लिए, कंपनीज के लिए थोड़ी सी कंडीशन इसमें भी वही होगी। कंपनी भी भाई दो ही चीजों में क्लासीफाई होती है, या तो रेजिडेंट होगी या फिर एनआर, नॉन रेजिडेंट होगी। लेकिन कंपनी के लिए जो वर्डिंग दी गई है, इसमें तो क्या बताया था हमने? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंपनी के लिए जो वर्डिंग दी गई है ना, वो क्या दी गई है? उसमें दी गई है प्लेस, PLACE ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं POEM। अगर कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है कंपनी का, वो कंप्लीटली या फिर पार्शियली, ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंप्लीटली या फिर पार्शियली इंडिया में है,
यानी कि अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी बोल देता है कि उसका इंडिया में है ना, उसमें कंप्लीट बोले, पार्सली बोले, नहीं बोले, कुछ भी बोले, अगर बोल देता है कि साहब कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो उसको हम रेजिडेंट क्लासीफाई कर देंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब कि जो लोग कंपनी को संभालते हैं, जो लोग उसके बारे में डिसीजन लेते हैं, क्या वो इंडिया में बैठ के लेते हैं? अगर कहीं से भी हिंट मिल जाए ना कि POEM इंडिया में है, तो उसको रेजिडेंट क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन अगर कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन और है कंपनीज के मामले में कि अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होगी, हमेशा ही, कोई कंडीशन नहीं देखनी, इंडियन कंपनी है तो हमेशा ही रेजिडेंट होगी। ये जो कंडीशन हम देखते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये विदेशी कंपनियों के लिए देखते हैं। और इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी भारतीय किसी कानून के तहत इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इंडियन कंपनी कहलाएगी, और वो रेजिडेंट ही होगी हमेशा, चाहे उसका POEM कहीं पे भी हो, टेंशन नहीं है। इंडियन कंपनी है तो भाई रेजिडेंट हो गई, दिमाग नहीं लगाना। दूसरी कोई कंपनी है जो कि इंडियन नहीं है, तो फिर देखना है POEM यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, भारत में है तो वो रेजिडेंट, भारत से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। ओके भाई, ये था रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, बताना जरूर, कमेंट करके शेयर करना अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, अपनी उनके साथ भी। तो भाई चलता हूं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।